Yes. Allocation methodology. An entity enters into a contract with a customer to sell products A, B and C in exchange for 100 rupees. एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं और अभी आप नोट करेंगे कि इन एग्जाम्पल्स की बेस पे एग्जामिनर बहुत से सिनेरियोस क्रिएट करता है। ओरिजिनल स्टैंडर्ड की एग्जाम्पल्स थी मैंने इसलिए कहा है क्योंकि वो अब एग्जाम में आपके पास नहीं होंगी। The entity will satisfy the performance obligation for each of the product at underline words different points in time. फर्ज करें ये तीनों एबीसी इकट्ठी किसी डेट पे देनी है तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी, मतलब ठीक है एंजॉय कर सकते हैं आप, लेकिन उसका फायदा नहीं है 100 ने इकट्ठे ही रेवेन्यू बन जाना। लेकिन अगर डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम है, प्लीज आप कंसंट्रेट करें, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम का मतलब मुख्तलिफ टाइम पे इनका कंट्रोल ट्रांसफर होना। सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब अपनी जिम्मेदारी जो परफॉर्म हमने करनी है उसको सेटिस्फाई करना हमने डिफरेंट डेट्स पे। The entity regularly sells product A separately and therefore the standalone selling price is directly observable. The standalone prices of the products B and C are not directly observable. अच्छा, ये जो एग्जांपल्स हैं ऐसे सिनेरियोस बने हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट कहता है बिकॉज़ द स्टैंडअलोन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट B and C are not directly observable, डायरेक्टली नजर नहीं आ रही। The entity must estimate them. To estimate the standalone prices, the entity uses adjusted market assessment approach for product B and the expected cost plus margin approach for product C. उसे खुद ही कर दिया जो करना था, किसके लिए क्या किया, किसके लिए क्या किया। The entity estimates the standalone prices as follows. Finally उसने एक लिस्ट बना दी standalone prices की as follows. प्रोडक्ट A की स्टैंडअलोन प्राइस क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल थी। B की कितनी है, किस मेथड से आई है, और 75 एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस अप्रोच से। टोटल कितना हो गया है, कितना हो गया है। ट्रांजैक्शन प्राइस होने कहीं, ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करवा देंगे मुझे। कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर उठाएं, कैसे वर्किंग करा देंगे। 50 डिवाइडेड बाय इनटू 100 इज इक्वल टू 23 किसको एलोकेट हो गया, 25 डिवाइडेड बाय 150 17 तकरीबन एलोकेट हो गया बी को और रिमेनिंग आ गई अमाउंट। ठीक है जी, आपके पास लिखा हुआ है ऐसा पढ़ लें पूरा, मैंने वैसे ही बात कंप्लीट की। Last paragraph. Customer receives a discount for purchasing a bundle because the sum of standalone prices 150 exceeds the promised consideration. The entity considers whether it has observable evidence about the performance obligation to which the entire discount belongs. पता ही उसने सोचा कि क्या कोई ऐसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो नहीं है जिसपे ये सारी 50 डिस्काउंट रिलेटेड हो, जिससे रिलेटेड हो, एंड कंक्लूड्स दैट इट डज नॉट। क्या कहना चाह रहा है, मतलब इसने सोचना तो है ना कि क्या ये डिस्काउंट किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अगेंस्ट है, और कंक्लूजन ये हुई नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली द डिस्काउंट इज एलोकेटेड proportionately across products A and B and C, and the discount and therefore the transaction price is allocated as follows. Next page पे अब वही टेबल बना हुआ है शायद जो आप मुझे बनवा रहे थे। ये आप लाइंस अंडरलाइन करने आखिरी पैराग्राफ की। The entity considers whether it has observable evidence about the performance obligation to which the entire discount belongs and concludes that it। एग्जामिनर हमारे साथ इंग्लिश में भी खेलता है सर, ये जो सिनेरियो बनाता है उसके समटाइम्स समझ ही नहीं आती, तो ये भी सीरियस एक एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। प्रोडक्ट ए बी एंड सी एंड देयरफॉर डिस्काउंट। ठीक है जी, पर एग्जांपल लो। यस, चलो आगे। अब इसी से एग्जांपल 11 से ही एग्जांपल 12 है, और एग्जांपल 12 में फिर आप देखेंगे तो केस ए, केस बी
और गेम केस सी तक डन। तो आज रिलैक्स होकर एग्जांपल कर। An entity regularly sells product A, B, and C individually, therefore establishing the following standalone price. Example 12 बराबर डेटा डिफरेंट हो गया। पहले ही सीधा उसने क्या दे दिया, एक नई चीज उन्होंने अंडरलाइन करें केस से ऊपर। In addition, the entity regularly sells B and C together for 60. What is 40, 55 and 45? क्या मतलब स्टैंड अलोन प्राइस यार? अगर ये लहदा बेचें तो कितने पे बेच देते हैं? बी, सी और टोटल इनका 140 बनता है, लेकिन कंपनी जो है वो रेगुलरली बी और सी को 60 पे भी बेच देती है। केस से allocating a discount to one or more performance obligations. Entity enters into a contract with a customer to sell product A, B, and C in exchange for 100. The entity will satisfy the performance obligation for each of the product at different points in time. The contract includes full concentrate, a discount of 40. कैसे 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 किन दोनों को देख के 40 निकला है? ट्रांजैक्शन प्राइस 100 एंड 140 स्टैंड ऑन प्राइस है। ये क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी कस्टमर के साथ? ए बी सी देना है 100 के बदले, तो अलग 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 अगर दें तो कितने का देते हैं? 140 का। The contract includes a discount of 40 on the overall transaction, which would be allocated proportionately to all three performance obligations when allocating the transaction price using the relative stand-alone price method. However, centerline करें और आराम से पढ़ें। However, because the entity regularly sells product B and C together for 60 and product A for 40, 100 data. Yes. कहाँ लिखा है 60? क्या है 60? B और C को इकट्ठा हम 60 पे बेच लेते हैं। कैलकुलेटर एक सेकंड पकड़ो। B की स्टैंड अलोन प्राइस बताएं। B की स्टैंड अलोन प्राइस बताएं 55। C की स्टैंड अलोन प्राइस बताएं। इन दोनों को एक मिनट जरा जमा करें। B और C की अगर स्टैंड अलोन प्राइसेस को इकट्ठा करें तो ये 100 बनता है, लेकिन B और C को हम रेगुलरली कितने पे बेच देते हैं? क्या 40 डिस्काउंट देते हैं? सर देते हैं सर। और A को अगर अलहदा बेचे तो कितने का बेच लेते हैं? तो इस केस में वो ये कहना चाहता है कंसंट्रेट की जगह A, B और C को इकट्ठा कितने पे दिया जा रहा है? 100 पे। तीनों की स्टैंड अलोन प्राइसेस का सम कितना है? 140। ओवरऑल इस कॉन्ट्रैक्ट पे 40 डिस्काउंट है, लेकिन क्या ये वो 40 डिस्काउंट अब तीनों पे एलोकेट की जाए या वो रिलेट कर रही है B एंड C ओनली से? हम A को अलग कितने पे बेच लेते हैं? 40 पे। और B और C को इकट्ठा कितने पे बेच देते हैं? 60। तो 40 जमा 60 भी 100 ही बनता है। इट मींस शायद वो कहना ये चाहता है कि स्टोरी में ये जो 40 डिस्काउंट है ये सिर्फ स्पेसिफिक टू B एंड C ओनली। दोबारा वैसा डेटा however से पढ़ो। Because the entity regularly sells product B and C together for and product A for total कितना हो गया? 100. It has evidence that entire discount should be allocated to the promises वादे to transfer product B and C. क्या चाहता है? एलोकेशन टेबल बनवाएंगे। Yes. A, B and C. ट्रांजैक्शन प्राइस ट्रांजैक्शन प्राइस बताएं 100। स्टैंड अलोन प्राइसेस
40, 55, 40, 140। अब इस 100 के अगेंस्ट वो क्या चाहता है? 40 पे डिस्काउंट एलोकेट क्यों ना हो? ये डिस्काउंट स्पेसिफिकली किससे लग रही है? बी और सी से। बी और सी अगर आप टोटल करें तो बनता 100 है, लेकिन इसके सामने आना क्या चाहिए? 60। ऐसी है? Yes, sir. दोबारा पढ़े तो सेकंड पैराग्राफ। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ डिस्काउंट ऑफ 40 on overall transaction, 40, 100 minus 140, which would be allocated proportionally to the all three product performance obligations based on standalone prices. However, because the entity regularly sells kya and kya for how much? 60 and product A for 40, so it means ये सारी discount किससे related है? Any confusion यहाँ तक? No, sir. Let me conclude जरा। अब अगर हमने फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए किसी अलग टाइम पे देनी हो तो 40 रेवेन्यू इसका रिकॉर्ड हो जाएगा, और बी और सी को इकट्ठा कर देना हो तो 60 की फर्दर एलोकेशन की जरूरत नहीं है। Yes, sir. लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि हमने इन प्रोडक्ट्स को अलग अलग टाइम पे देना है, तो बस अभी 60 का क्या करना होगा? इस 60 को अब क्या करना होगा? ए और बी और सी में या बी और सी में एलोकेट करना होगा। तो यहाँ पर जो एलोकेशन होगी वो इस 60 की होगी बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन प्राइसेस ऑफ बी एंड सी। कैसे? 55, 45 is equal to 100 and what is the transaction price of B and C? 60। कैलकुलेटर उठाएं। मैं बीच में अब ए क्यों शामिल नहीं कर रहा, सिर्फ अब ये डिस्काउंट किसको एलोकेट होनी है? तो देयरफॉर अब उनकी स्टैंड अलोन प्राइस उठाई मैंने। 55 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 33 कब रिकॉर्ड करेंगे? जब बी डिलीवर करेंगे, और देन उसके बाद 27 बन जाएगी बैलेंसिंग फिगर, या 45 बाय 100 इनटू 60। अगर हमने फॉर एग्जांपल बी और सी को इकट्ठा डिलीवर करना होता तो 60 को फर्दर एलोकेट करने की कोई सेंस नहीं है, लेकिन अगर ये डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे प्रोडक्ट से डिलीवर होना है तो देन फिर इसे एलोकेट होना चाहिए बिटवीन बी एंड सी बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव स्टैंड अलोन प्राइसेस। बात जरा कंप्लीट करने, आप आराम से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़, नेक्स्ट दो पैराग्राफ्स। If an entity transfer control of product B and C at the same point in time, then the entity could, as a practical matter, account for the transfer of those products as a single performance obligation। मतलब इकट्ठा देना है, एक ही वादा है। That is, the entity would allocate 60 to the transaction, 60 of the transaction price to a single performance obligation and recognize revenue of 60 when product B and C simultaneously transfer to the customer। ठीक है? Yes, sir. As the contract requires the entity to transfer the control of product B and C at different points in time, then the allocated amount of 60 is individually allocated to the promise to transfer product B and C based on their respective standalone prices। अब ब्रैकेट में 55 और 45 लिखा हुआ है, और नीचे फिर फाइंडिंग अपने हाथ से जरा कंप्लीट करना, वो एक ही कॉलम में शायद बहस होगी, एक टेबल कंप्लीट करना। Any confusion, please? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने तो हेल्प किए प्लीज।
जी कर लिया, एनी कंफ्यूजन प्लीज नोटेड। कंप्लीट कर लिया सर। केस बी में एनीबॉडी राइटिंग? ये केस ए बी इसी सिनेरियो एग्जांपल 12 में ही है, ए के बाद बी। Because the residual approach is appropriate. For example, entity enters a contract the customer to sell product A, B and C as described in case A से ही आगे continue हो रहा है। The contract also include a promise to transfer product। ये अब कितनी हो गई? 4 हो गई। कौन कौन सी? A, B, C and D। Total consideration in the contract as 1/3. The stand-alone selling price for the product B is highly variable because the entities sell product D to different customers for a broad range of amount from 15 to 45। प्रोडक्ट डी जो है उसकी सेल प्राइस बड़ी वेरिएबल है, जो कस्टमर जहां निगोशिएट करके हमें रोक लेता है वही रुक जाते हैं। इस रेंज के अंदर अंदर लेके रहते हैं, 15 से 45 तक कहीं भी भेज देते। कोट कितना करते होंगे? 45। और रुक कहाँ जाते होंगे? और नहीं, रास्ते में भी जो बेचारा रिज्यूम करेगा यार 45 कह रहे होंगे, 15 पे कैसे बेचेगा? वो 30, 35, 50 हो सकता 45, 42 पे फंस जाता हो। लेकिन मेरे जैसे लोग शुरू ही कहाँ से होते हैं यार, फ्री नहीं हो सकता। फिर हम मेरे जैसे लोगों के लिए फिर वो प्राइस भी वो बताते हैं, उसे पता तो होता है जो आगे है, अब इसने वही करना है, तो हम भी खुश वो भी खुश। हो सकता है ये चीज 4 रुपए की हो, उसने भी 7-5 लगा लिए, बाद में हम भी कहेंगे देखा मैं 10 में भी लेगा अगर, तो मैं भी खुश, मैंने इतना कम करा लिया, और वो भी हमें पहचानता है, उसका रोज का मामला चले। तो कब से कब किस रेंज से किस रेंज में बेच लेता है। लेकिन बहरहाल क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि अब यहाँ स्टैंड अलोन प्राइस क्या है? मतलब वेरिएबल है, मतलब कह रहा है सही, शायद फाइनल नहीं। कॉन्सिक्वेंटली फिर सोचा ये गया, एंटिटी डिसाइड्स टू एस्टिमेट अ स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डी यूजिंग, अच्छा डेफिनेटली दूसरी अप्रोचेस भी हो सकती हैं, लेकिन अगर वो कहता है कि कॉन्सिक्वेंटली नतीजे के तौर पे अगर उसने रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच फाइंड आउट की है, तब क्या करना है? आपको पता है रेजिडुअल अप्रोच क्या होती है? पहले उनके स्टैंडर्ड ऑफ प्राइसेस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के नाम बताएं। ट्रांजैक्शन प्राइस बताएं। अच्छा, मैं शायद हमने एलोकेशन नहीं करनी इसलिए मैं वो कॉलम बना ही रहा। कौन सा कॉलम नहीं बना रहा? सिर्फ चले कौन सा ही बना रहा, खाली रख के सोच सकते। ए की बताएं फाइनल प्राइस क्या है? 40। बी की हिम्मत 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 हिम्मत, अब फाइनली 33 एलोकेट हुआ। ए से ही बी में आ रहे हैं, डी में 27। कैलकुलेटर 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 बैलेंसिंग फिगर, व्हाट इज 30 नाउ? नहीं मतलब व्हाट इज 30 नाउ? स्टैंड अलोन प्राइस एज वेल एज ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ द, इन अदर वर्ड्स प्रोडक्ट डी देंगे तो कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? जब प्रोडक्ट डी देंगे तो 30 रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। क्या रेजिडुअल अप्रोच से जो फिगर एस्टिमेट हुई है ये कोई रीजनेबल एस्टिमेट हुई है? सर गुजारा हो गया सर, 45 और 15 की रेंज में आ गई है। अगर इस रेंज से बाहर निकल जाए, अच्छा इस 45 और 15 इस वक्त बिल्कुल एग्जैक्टली दरमियान में आ रहा है, ये चेक करें जरा, 45 जमा 15 ये एग्जैक्टली एवरेज बन रहा है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्या रेंज के अंदर अंदर है? अगर फॉर एग्जांपल एलोकेशन हो जाती 70 तो फिर ये अनरीजनेबल है, कोई और तरीका ही होना चाहिए था। अगर एलोकेशन के रिजल्ट में हो रहा है कोई 10 12 तो रेंज के अगर अंदर अंदर आ जाए तो इसका मतलब रेजिडुअल अप्रोच से गुजारा हो गया है। लेकिन अगर रेंज में ना आए तो फिर शायद रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन नहीं हो सकी रेजिडुअल अप्रोच से। ये जो मैंने किया ये वाला समझ आ गया? क्या किया मैंने? जिन जिन की प्राइसेस अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल या एलोकेट होके वो हमने लिखनी है, और जब बैलेंसिंग फिगर बची ट्रांजैक्शन प्राइस से
वो हमने रेजिडुअल अप्रोच से एलोकेट कर दी उस प्रोडक्ट को जिस प्रोडक्ट की प्राइस हमें अदरवाइज नहीं पता। एक पैराग्राफ जरा पढ़े, आपके पास वर्किंग हुई, लास्ट पैराग्राफ। Before estimating the standalone price of the product D using the residual approach, the entity determines whether any discount should be allocated to the other performance obligations in the contract. Okay, एक सेकंड केस ए से बी में आया तो डिस्काउंट थी वैसे उस कॉन्ट्रैक्ट पे कितनी 40 किस पे एलोकेट होनी थी, बीसी पे एलोकेट हो गई, ए पे हुई नहीं और बैलेंसिंग फिगर हमने निकाल दी। एज इन केस ए, because the entity regularly sells product B and C together for 60 and product A for 40, it had observable evidence that 100 should be allocated to those three products and a 40 discount should be allocated to the promises to transfer product B and C. Using residual approach, the entity estimates a standalone price, selling price of the product D to be 30। अच्छा, अब इसकी जो स्टैंडअलोन प्राइस है वही फाइनली ट्रांजैक्शन प्राइस भी बननी है। ये वर्ड ठीक है मेरा? यस। तो नीचे लिखना है स्टैंडअलोन प्राइस स्लैश ट्रांजैक्शन प्राइस या स्टैंडअलोन प्राइस स्टैंड ट्रांजैक्शन। देख लें जी एक नजर, केस बी रिवाइज कर लें। बाकी ये छोटे छोटे सिनेरियोस अभी इंशाल्लाह क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टेबल के नीचे भी दो लाइंस खुद से पढ़ोगे। मतलब इसका ये कि रेजिडुअल अप्रोच से फिगर तो कोई आ जाएगी, लेकिन ये नहीं कि बस ठीक है जो आगे तो खत्म हुई बात। तो रीजनेबली एलोकेटेड फिगर होनी चाहिए जो उसकी बनती भी हो, लेकिन अगर वो इस तरह नहीं बन सकती तो फिर डेफिनेटली मेथड ठीक नहीं है। फिर आपको बाकी मेथड्स में से ही किसी मेथड पे जाना चाहिए। सिंपली जान छुड़ा के बहस खत्म नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर है प्लीज? चलिए थोड़ा सी कर लें फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। रेजिडुअल अप्रोच इज inappropriate. The same facts as in B applies to C, except the transaction price is 105 instead of 130. चलिए आगे जो लिखा हुआ खुद बाद में पढ़िएगा। मसला क्या हुआ, क्या चेंज हुआ? लेट्स अज्यूम अब ट्रांजैक्शन प्राइस 105 और 130 है। ऊपर वाला टेबल देखें, प्रोडक्ट ए को कितना, बी को कितना। अच्छा ये बी को 60 लिखा हुआ था, ये कैंडिडेट 60 का वही ब्रेकअप है 33 एंड 17, सॉरी 33 एंड 27। ऊपर टेबल में 60 के साथ तो 60 एलोकेट करते हैं। तो 40 जमा 60 मिला के हो गया था 100। लेकिन अब अगर ट्रांजैक्शन प्राइस ही 105 है तो अब जो 5 बचा है वो अप्रोक्सीमेटली रीजनेबली प्रोडक्ट डी की प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, विच मींस वो कहना चाहता है कि अब रेजिडुअल अप्रोच मुनासिब नहीं है। खुद से पैराग्राफ पढ़े।